हड्डियां शरीर की बनावट बनाए रखने के साथ साथ मांसपेशियों को भी सही रखती हैं और कई अंगों की रक्षा भी करती हैं। इसलिए हड्डियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है। 30 साल के बाद ज़्यादातर लोगों को बोन मास कम हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों के कमज़ोर होने पर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ संकेत बताते हैं कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बोन ट्रांसप्लांट सर्जरी आर्थो केयर पर विशेष जाने महानगर न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं हूं शताब्दी शर्मा और ख़ास मुलाकात में आप आज देख रहे हैं एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम आपके हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यूज़ को डिस्क्राइब करेंगे और उस पर ख़ास चर्चा करते हुए उसकी अंदरूनी बारीकी को जानेंगे। आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में डॉक्टर वीरेंद्र चंदोरे जी हैं जो नी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। ख़ास बात यह है इनके जो वर्किंग मोड को ये 10 वर्ष हो चुके हैं। इंदौर में ये ख्यात है, प्रतिष्ठित है। खास बात आपकी हम ये जानना चाहेंगे, जब हम किसी भी हड्डी रोग के विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो एक हमें देखने को मिलता है कि हर बार एक पुराना यानी कि बीमारी से ग्रस्त पेशेंट आता है। तो इसको लेकर वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? उसके बाद हम जानेंगे कि आपका किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा। लेकिन सबसे पहले जब हड्डी रोग विशेषज्ञ की बात आती है तो एक बीमारी से ग्रस्त होकर जब पेशेंट आपके पास आता है तो कितना सर दर्द बनता है? हाँ, सरदर्दी होती है जनरली, लेकिन ये हमारा वर्क है तो इसको सरदर्द को दूर करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और नी और जहाँ तक क्रॉनिक इलनेस जिसकी आप बारे में बात कर रहे हैं, पुरानी जो चोटें या पुरानी तकलीफ़ें जो है, ख़ासकर ये जो है बुज़ुर्गों में मिलता है, महिलाओं में खासकर 45 साल के बाद में, क्योंकि माहवारी जाने के बाद में पोस्ट मेनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस और साथ साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए पेशेंट ज़्यादातर तो अर्ली स्टेज में ना आकर के एडवांस स्टेज में आते हैं, तो ये ज़्यादा सरदर्दी का कारण होता है। क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसमें घुटने में काफ़ी विकृति हो चुकी होती है, काफ़ी दर्द रहता है जो कि असहनीय रहता है, दवाइयों से भी कवर नहीं हो पाता है। तथा यदा कदा कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे जो अपनाए जाते हैं, कोई हल्दी लगाता है, कोई चूना लगाता है, कुछ और तरीके से किसी तरीके कोई पत्ते बांध के भी आते हैं, तो ये एक सिरदर्दी का कारण होता है। इसीलिए आज हमने ये सोचा है कि हम अपने जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको प्रॉपर जानकारी दें कि नी की तकलीफ़ भी दवाइयों से भी ठीक हो सकती है, उसका उपचार हर तरीके से हो सकता है अगर वो अर्ली स्टेज में आते हैं। और जैसे जो ये सिरदर्दी लेकर के और लॉन्ग स्टेज वाली जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो इसमें मैं नी रिप्लेसमेंट भी अच्छे से कर रहा हूँ और सारे पेशेंट सब खुश हैं हमारे। थैंक यू। आपके मेडिकल जो एक्सपीरियंस को 10 साल हो चुके हैं और आपने भोपाल से अपना स्टडी किया, पास आउट किया, उसके बाद में इस फील्ड में आना, टिश्यूज़ में आप कुछ ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो नी टिश्यूज़ हो, तो ये जो जिस प्रकार के ऑर्थो जो एक इंजरी रहती है, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे आपने शुरुआत की, और 10 वर्षों में आप इस इंडस्ट्री को किस तरीके से देख रहे हैं? चूँकि मैं भी कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूँ। मैंने बास्केटबॉल, क्रिकेट और इवन अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो जनरली मैंने ये देखा है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, उसको ना तो पेशेंट सीरियसली ले पाता है, ना डॉक्टर सीरियसली ले पा रहे थे। इसलिए मैंने अपने जब मेरा एमएस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मैंने स्पोर्ट्स इंजरी को या ऑर्थोस्कोपी को अपना एक बनाया कि मैं इसमें आगे और करना चाहूँगा, बेटर तरीके से करना चाहूँगा। जो हमने स्पोर्ट्स के दौरान जो इंजरीज झेली और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, तो किसी और व्यक्ति जो आजकल, क्योंकि आज का जो एडवांस भारत है, इसमें हम घर पे नहीं बैठते हैं, हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, एयर ग्लाइडिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये बिना ट्रेनिंग की वजह से कई बार इसमें इंजरीज़ बहुत होती हैं। और इंजरी के बाद में अगर हमें प्रॉपर उसका निदान मिले ना, या हमें उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो ये हमारे लिए भविष्य में दिक्कत कर सकता है। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उसमें ये इंजरीज़ बहुत कॉमन है। कई बार वो घरेलू नुस्खे आप कहाँ कर करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो तकलीफ़ें लेके आते हैं, जो नुकसानदायक रहता है। तो मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना है ताकि हम अपनी जो यूथ है उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दें, उनका सही तरीके से उपचार करें। इन 10 वर्षों में जो आधुनिकता आई है मेडिकल साइंस में, अब हम अगर ऑर्थो की बात करें या ऑर्थो स्पेशलिस्ट में, तो इसमें भी कुछ एआई टूल्स के माध्यम से सर्जरी की जाती है। कुछ यानी जिस प्रकार से संसाधन अपडेट हुए हैं और जब लोगों को पता चलते हैं और आपके पास आते हैं कि इस तरीके की भी सर्जरी होती है, तो इंदौर में किस प्रकार से आप इस इंडस्ट्री को देखते हैं?
मेडिकल फील्ड में हमेशा नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं, जिसके लिए नई नई कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं। आजकल रोबोटिक और नेविगेशन का सिस्टम आया है और ये काफ़ी ट्रेंड में है, जिसमें नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, हिप रिप्लेसमेंट्स में भी होता है। और एक और जो एडवांस टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ वो ऑर्थोस्कोपी के द्वारा, जिसमें एक बहुत छोटे से छिद्र से या मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक होती है, जिसमें हम जॉइंट्स के, कंधे के या अपने घुटने के या फिर कूल्हे के ऑर्थोस्कोपी के द्वारा, जिसमें छोटे से छिद्र से हम सर्जरी करते हैं। और उसमें एडवांसमेंट ये रहता है कि पेशेंट को बहुत देर हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्फेक्शन रेट भी सही कम रहता है, और साथ साथ पेशेंट नेक्स्ट डे या 2 दिन 3 दिन बाद अपने ऑफिस वगैरह भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये रिसेंट एडवांसमेंट अब इंदौर में आ चुका है, और सेंट्रल इंडिया में खासकर इंदौर में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोस्कोपी काफ़ी ट्रेंड है। और कई पेशेंट जो कि छत्तीसगढ़, यूपी या आसपास के नेबर स्टेट से भी हमारे पास इस सर्जरी के लिए आते हैं। तो ये इंदौर के लिए एक अच्छा ट्रेंड है। जैसे घुटनों की या कूल्हों की सर्जरी की बात की जाए तो एक भ्रम भी रहता है कि सर्जरी कराने के बाद कुछ ऐसा, तो क्या कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास कि हमने ये सुना है उसके बाद ऐसा होता है, नीचे नहीं बैठ सकते या ज़्यादा चल नहीं सकते, तो उसको आप माइंड जो ब्रेन वॉश है और उसके बाद में आप कैसे कंसल्ट करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से मेडिकल साइंस अपडेट कर रहा है, लेकिन जो हम एक व्हाट्सअप मेडिकल कह दें तो वो भी एक अलग ज्ञान देता है, तो वो कितना आपके लिए फेस रहता है? हाँ, पेशेंट को देखिए, हमारा जो इंडियन कल्चर है और सब चीज़ें, इसमें सर्जरी को लेकर के काफ़ी भ्रम भी हैं और डर भी है। तो वो कुछ भ्रम इसलिए है कि जानकारी नहीं है, डर इसलिए है कि कुछ पेशेंट्स जिनके अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उनको देख कर डर रहता है। इन दोनों चीज़ों के लिए मैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ। उनको प्रॉपर अपने जो पुराने पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया है, उनके वीडियोस या उनके बारे में जानकारी देता हूँ। कई बार हम लोग उनको नंबर भी देते हैं पेशेंट्स का, ताकि उनके अंदर का जो भ्रम है वो दूर हो कि ये एक सर्जरी की जाती है, और डर भी दूर हो कि इस सर्जरी के बाद में हम प्रॉपर तरीके से अगर उसको प्रॉपर फिजियो करें या जो हम सलाह देते हैं उसको मानें, तो उनका जीवन बिल्कुल सफल रहता है और उनका ऑपरेशन भी सफल हो जाता है। ये चीज़ अगर हम बात करें ये हड्डी की तकलीफ़ों की, तो हम देखते हैं कि आज कम एज के भी जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं वो ऑर्थो पेशेंट बनते नज़र आ रहे हैं। चाहे लाइफस्टाइल को देख लीजिए या फिर उनकी बॉडी में विटामिन डी, B12 की कमी को देखते हुए, धूप का जो सीधे फेस ना करते हुए, घर में इंडोर ही रहना, मोबाइल में ज़्यादा एक्टिविटी, तो क्या ये चीज़ें आपको ये चीज़ देखने को मिलती हैं कि जिस प्रकार से आप मेडिकल फील्ड में हैं और ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, क्या ग्रोथ या परसेंटेज बढ़ा है? हाँ, ये इस टाइप के पेशेंट्स काफ़ी बड़े हैं। उसका कारण है कि हम अगर बच्चों से स्टार्ट करें तो आजकल बच्चे मोबाइल की वजह से बाहर आउटडोर्स में दूसरे बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया है। ग्राउंड्स में नहीं जाते हैं, गार्डन्स में खेलना कूदना जो बच्चे देखते थे आमतौर पे हम लोग, वो कम हो गए। इसकी वजह से उनमें छोटी मोटी गिरने पड़ने से भी अब फ्रैक्चर्स होते हैं, जबकि बच्चों में ये चीज़ें बहुत कम मिलती थी। लेकिन अब आजकल के बच्चे जो हैं, अगर छोटी मोटी इंजरी भी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्स या कुछ और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं उनमें। और जहाँ तक महिलाओं की बात की तो महिलाओं में भी, क्योंकि अगर वो घरेलू महिला हैं तो घर में ही रहती हैं पूरे टाइम, ऑफिस वर्कर में भी रहते हैं तो वो एसी वगैरह में बैठते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं हो पाता है। और साथ साथ में डाइट पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक स्ट्रेस लेवल, अगर वर्किंग वूमन है या हाउस वाइफ भी होगी, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से शरीर में विटामिन डी का बनना कम होता है। साथ साथ में जो खान पान में हम दूध वगैरह आजकल कम हो गया है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है दूध वगैरह से, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कैल्शियम विटामिन डी को ले सकते हैं बाय डाइट, तो वो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो यंगस्टर हैं, जो महिलाओं के अलावा भी जो रहते हैं, उनमें जनरली जो धूम्रपान की समस्या या फिर कोई और व्यसन की वजह से उसमें जो बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से भी उनमें तो काफ़ी यंग स्टेज में जॉइंट्स की प्रॉब्लम, मांसपेशियों में खिंचाव, और ऑफिस वर्कर में खासकर कमर दर्द की जो शिकायतें होती हैं, ये सब देखने को मिलता है। और बुज़ुर्गों में ऑफ कोर्स, क्योंकि अब समय के साथ में जो एक चलन पड़ चुका है मिनरल वाटर्स इन सब चीज़ों का, इसकी वजह से कई बार क्या होता है मिनरल वाटर्स में या आरओ जिसको हम बोलें, अच्छे मिनरल्स भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं, उसकी वजह से भी पेनफुल ये कंडीशंस आती है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रॉपर फिश वगैरह लें जिसमें विटामिन डी अच्छा होता है, और अगर वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे बादाम हो गया या दूध के प्रोडक्ट्स हो गए या मशरूम खा सकते हैं आप। ये सब चीज़ें लेने से, और इवन जो एग्स वगैरह ले सकते हैं, इससे विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा को हम कवर कर सकते हैं।
और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ छोटी मोटी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इससे हम आपको प्रॉपर डाइट के साथ साथ में जो मेडिकेशन और कोई फिजियोथेरेपी वगैरह दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक अर्ली स्टेज में इसको कवर अप किया जा सकता है। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से हाँ ये जो बॉडी में पेन होता है तो इसके अर्ली साइन क्या दिखते हैं कि हमारी किसी भी सर्जरी तक की नौबत नहीं आए, जो अर्ली साइन हम जिसे अवॉइड कर देते हैं या थर्ड या फोर्थ स्टेप तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो वो कुछ ऐसे साइंस हमारे दर्शकों को आप बताइए जिससे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टैबलेट्स के थ्रू ही सर्जरी तक ना जाते हुए टैबलेट्स के थ्रू उसका उपचार हो सकता है। आमतौर पे जैसे कि जैसे कोई ऑफिस वर्कर है तो उस लॉन्ग टर्म पे या 1-2 घंटे बैठने के बाद कमर दर्द शुरू हो जाता है, या रात में जब घर जाते हैं तो सोते समय कमर में दर्द होना, या फिर कोई छोटे मोटे ज़मीन पे बैठना कभी किसी कारणवश होता है, क्रॉस सिटिंग बैठते हैं तो बैठ करके उठने पे दर्द हो जाना, घुटनों में दर्द शुरू हो जाना, या अन्य छोटे मोटे या किसी दिन कोई शॉपिंग में करने गए 1-2 घंटा खड़े रह ले उसके बाद दर्द शुरू हो गया, तो ये अर्ली साइन होते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी को कुछ नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से हो रहा है ये। तो ये अर्ली अलार्मिंग साइन रहते हैं जिसमें अगर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिसमें हम प्रॉपर मेडिकेशन साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी और प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट हम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं और एक अर्ली स्टेज को एडवांस स्टेज से रोकने के लिए एक बेहतर तरीका है इसको। वन लास्ट क्वेश्चन, एड़ियों में दर्द यंगस्टर से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों के दोनों एड़ियों में बना रहता है, जो पैर के तलवे रहते हैं, उसको अगर हम यूट्यूब के मेडिकेशन साइन में देखें तो वहाँ पर कई सारे वीडियोस दिए जाएंगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ में कुछ टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को दे पाएं। एड़ी दर्द या जो आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, तो एड़ी दर्द में ज़्यादातर ये प्लांटर फैसाइटिस होता है। जनरली क्या ये महिलाओं में मिलता है, खास करके क्योंकि वो नंगे पैर अपने घर पे काम करते हैं, तो फर्श जो कि एक हार्ड सरफेस होता है और हड्डी जो हमारे एड़ी की हड्डी है, इन दोनों के बीच में जो गादी नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, जो तलवा होता है वो फुट का, वो कंप्रेस होता है, तो उसके कंप्रेशन की वजह से ये दर्द शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन जनरली एक्यूट नहीं होती है। एक्यूट तभी होती है या तो कोई चीज़ चुभ जाए, तो अगर चुभने की वजह से अगर ये एड़ी दर्द हो रहा है या और इस टाइप से कोई गिरने की वजह से अगर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हमको आइस एप्लीकेशन करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो एक अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गया है या सूजन आ गया है एक प्रकार का, उसको आइस से कम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये काफ़ी समय से समस्या है, एड़ी की समस्या कई बार जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, जी, कई जो टीचर्स आते हैं कि सर ये एड़ी दर्द हमेशा बनता है, जी, ऐसी कंडीशंस में ये हम लोग उसमें गर्म पानी का एडवाइसेबल करते हैं, ताकि उससे गर्माहट होने से प्रॉपर सर्कुलेशन बनता है और जो वहाँ पर एक स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, वो स्टिफनेस काफ़ी रिलीफ होती है। कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं जिससे हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। साथ साथ में कुछ अगर हम उनको बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए, क्योंकि लेदर शूज़ या जो हार्ड शूज़ होते हैं इसकी वजह से भी एड़ी का दर्द होता है। कई पेशेंट्स इंजेक्शंस भी रहते हैं लास्ट ऑप्शन, ये हम वो बता रहे हैं कि जहाँ वहाँ इंजेक्शन तक नौबत ना आए, तो ये अर्ली स्टेज में हम उनको शूज़ वगैरह चेंज करवा देते हैं, गर्म पानी से कर देते हैं, मेडिकेशन देते हैं। इसके बावजूद अगर ये रिलीव नहीं होता है तो फिर हम उसमें वहाँ पर लोकल स्टेरॉयड या और भी मेडिकेशन लोकली इन्फ्लेट कर देते हैं, ताकि वजह से जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करते हैं। ये इसका रेमेडी होता है। और जहाँ तक जो दूरबीन पद्धति का मैंने आपको बताया था, तो कई बार दूरबीन पद्धति से भी इसको रिलीज़ किया जाता है, लेकिन वो बहुत काफ़ी एडवांस स्टेज में किया जाता है। हम आज ये जो वीडियो बना रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो उस स्टेज तक ना जाए वो। ठीक है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर वीरेंद्र चांदोरे जी, जिन्होंने हमें ऑर्थो से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में अपना अनुभव साझा किया। पेशेंट किस प्रकार से तकलीफ और सरदर्द के साथ में आता है और आधुनिकता के साथ में उपचार के बाद वो किस प्रकार से खुश रहता है। कई बार हमारी लाइफस्टाइल भी हमारी जो समस्या है उसका डिपेंड करती है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, चाहे उसमें हमारा खान पान हो या धूप की कमी हो। कैमरा पर्सन लाला शाबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।